ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फीचर फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी और ठीक है उसका आज हम लोग जो है पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले की अगर आप क्लासेस देखना चाह रहे हैं तो आप ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, होम होता है, वीडियोज होता है, बगल में शॉर्ट का ऑप्शन होता है, उसमें देखेंगे तो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको फीचर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। उस पर क्लिक करेंगे तो आप आज की वीडियो प्लस इसके पहले की भी वीडियो मतलब क्रम वाइज सारी इकट्ठे मिल जाएंगी। और ऐसे क्या होगा कि आप यूट्यूब पे परेशान होंगे, अलग अलग वीडियोज मिलेगी अलग अलग सब्जेक्ट के, और प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो सिर्फ इसकी प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सारी वीडियो सिर्फ फीचर थ्योरी फर्स्ट ईयर की होंगी, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे ऑनलाइन फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो इस बार हम लोगों ने पीडीएफ में थोड़ा चेंज किया हुआ है कि इस बार जो हम लोग नया पीडीएफ बना रहे हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। उसके साथ साथ जो आंसर है, मेन पॉइंट ये है कि उसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन के साथ होगा। क्योंकि जब बच्चे कमेंट करते थे कि सर क्या होता है कि जैसे वो मोबाइल में देख रहे होते हैं ना, आप लोग भी हम लोग भी ज्यादातर लोग मोबाइल में यूज करते हैं, तो पीडीएफ जब मोबाइल में यूज करते हैं हम लोग तो प्रॉब्लम में आते हैं कि हमने क्वेश्चन देख लिया, अब उसका क्या हुआ, अब आपने आंसर सोचा कि कौन सा सही है, अब आंसर देखने के लिए पूरा मोबाइल के स्क्रॉल करके नीचे जाओ देखो, फिर ऊपर आओ फिर देखो, तो दिक्कत होती है। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार क्या किया, जो क्वेश्चन है उसके जस्ट नीचे उसका आंसर देते चलेंगे ताकि आपका फोन वगैरह में भी आप आसानी से पीडीएफ पढ़ सको और आपको दिक्कत ना आए। तो नया वाला पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। यहाँ पे आपके सामने फाइल दिखाई गई है और इसका पूछ रहा जो ये एक्स के रूप में है, यहाँ एक्स वाला हिस्सा पूछ रखा है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, हम पहले फाइल के सारे पार्ट के बारे में जानेंगे कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग शुरू से ही ऐसा करते आए हैं कि जो भी क्वेश्चन होता है हम लोग उसके चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है, पर 10 ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जबकि मैं बार बार आपको बताता हूं कि जो ऑप्शंस को लेकर के देखा जाए तो चारों ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं, उसके भी आंसर निकालते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे दिखता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बात रहती है कि अगर क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारी चीजें जानते रहेंगे। तो चलिए पहले देख लीजिए फाइल की कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जो फाइल आपको यहाँ पे सामने दिख रही होगी तो इसका जो यह आगे वाला हिस्सा है ना, यह आगे वाला हिस्सा जो आयताकार आकृति में ये वाला हिस्सा जो फाइल का है, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग। जो आगे की आयताकार हिस्सा है तो इस हिस्सा को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट, टिप या पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको टिप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टिप या पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिस पर दांते कटे हुए दिख रहा है ना, दांता कटा हुआ है, तो इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है फेस। क्या बोलते हैं, फेस, या फिर साइड भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, साइड लोग इस वाले को सोच लेते हैं, नहीं, ऊपर वाला जो चौड़ी सतह है, जो फाइल की चौड़ी सतह है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसी को फेस या साइड बोला जाता है। जो ये साइड वाला हिस्सा है ना, जिसपे सिंगल दांते कटे होते हैं, यह वाला जो लंबा आपको दिख रहा है, आयताकार है, लंबा है, पतला वाला जो मोटा है, ठीक है, जो इसकी मोटाई है, यह वाला हिस्सा जो साइड वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एज। इसको क्या बोला जाता है, एज बोला जाता है। तो ध्यान देना, फेस और साइड में कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर वाला जो चौड़ी सतह उसी को फेस या साइड बोलते हैं, जो साइड वाला हिस्सा होता है उसको एज बोला जाता है, उस पे समांतर दांते कटे होते हैं। ठीक है, इतने पार्ट्स के नाम क्लियर हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, जैसे फाइल यहाँ तक तो एक समान चौड़ी थी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह अंदर को मुड़ गया और यह इधर से भी अंदर को चला गया। तो यह जो कर्व वाला हिस्सा है जो मुड़ रहा है, या कैसे जैसे हमारा होता है ना, गर्दन होता है और यहाँ शरीर नीचे देखते हैं चौड़ी होती है और यहाँ गर्दन होती है, तो यहाँ से यहाँ से मुड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंधा बोलते हैं ना भाई। ये बॉडी होगी चौड़ी सी और यह गर्दन होगी, तो इसको जब जोड़ा जाता है यहाँ पे, तो ये जो आकृति बनती है साइड वाला, इस वाले आकृति को कंधा बोला जाता है। तो ऐसा फाइल में भी देखिए वही आकृति बन रही है, फाइल में भी सेम वही आकृति बन रही है ना, फाइल से पतला से यहाँ होके यहाँ पे जोड़ा जा रहा था। इस वाले आकृति को क्या बोलेंगे, जैसे हमारा कंधा बोला जाता है वैसे फाइल के भी इस भाग को कंधा ही बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। आसानी से याद रहेगा, शोल्डर। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको इन्होंने पूछ रखा है एक्स के रूप में कि इसको क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को पूछा हुआ है, तो इसको बोला जाता है हमारा टैंग। क्या बोलते हैं, टैंग। जो टैंग होता है, टैंग नुकीला भाग होता है। जो फाइल है हमारी ना, इस टाइप से
फाइल है। तो यह जो कर्व वाला भाग हो गया इसको तो हमने शोल्डर बोल दिया। एक सेकंड, ठीक है, इस टाइप से फाइल होती है हमारी। और इधर क्या होगा, ये हमारा टैंग हो जाएगा। तो यह जो हिस्सा हो गया इसको हमने शोल्डर बोल दिया जो कर्व टाइप का था, ठीक है। और यह क्या हो गया हमारा, यह टैंग हो गया। क्या हो गया, टैंग हो गया। टैंग क्या होता है, टैंग ये हमारा हैंडल के अंदर फिट होता है, जो नुकीला भाग होता है टैंग का वही हैंडल के अंदर फिट होता है। तो यह टैंग हो गया हमारा। यह जो हो गया हमारा क्या हो गया, हैंडल हो गया। हैंडल किसका होगा, लकड़ी का बना होगा, ठीक है। अब हैंडल लकड़ी का बना हुआ है और फाइल के आगे का पॉइंट नुकीला है। फाइल के आगे का पॉइंट क्या है, नुकीला है इस टाइप से। तो वो नुकीला भाग जब इस हैंडल में, लकड़ी के हैंडल में जाएगा तो लकड़ी का हैंडल आगे से फट सकता है। भाई आप लकड़ी का हैंडल ऐसे गोल बना हुआ है, उसमें क्या करोगे, फाइल का नुकीला भाग डालोगे तो हैंडल के फटने का डर रहता है कि वो फट ना जाए, वो क्रैक ना हो जाए। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे आपको दिख रहा होगा यह जो हिस्सा है इसको फेरुल बोला जाता है। जो यह हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, फेरुल, ठीक है। फेरुल, फेरुल का मतलब यह जो होगा आपका एक छल्ला होता है, मेटल का छल्ला होता है इस टाइप से गोल आकृति में, और इसमें होल बना होता है, ठीक है। थोड़ा फिगर क्लियर नहीं बना। छल्ला कैसे होगा आपका, इस टाइप से होगा और इसके आगे होल बना होगा। तो ये मेटल का छल्ला होता है, वही इस पे चढ़ाया गया होता है, लकड़ी के हैंडल पे अगले हिस्से पे चढ़ा दिया जाता है। होल होगा तो इसी होल में से टैंक जो लकड़ी के अंदर चला जाएगा। तो लकड़ी जो होगी, लकड़ी के क्रैक होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये छल्ला मेटल का है तो इसको बांध के रखेगा तो उसे क्रैक होने से बचाएगा। यही काम फेरुल का होता है, जो कि छल्ला होता है, मेटल का छल्ला होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। बाकी अब एक हिस्सा यह बच गया, यह वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हिल। क्या बोलते हैं, हिल बोला जाता है, ठीक है। कौन सा हिस्सा हिल है, तो आप कह सकते हो जो फाइल का जो चौड़ी सतह है जिसपे दांते कटा होता है, तो लास्ट में कुछ हिस्सा बिना दांतों के होता है। दिख रहा होगा आपको कि फाइल पे ये पूरा दांता कटा हुआ है, लेकिन लास्ट में यह वाला जो हिस्सा इतना बच रहा है ना, इस पर दांता नहीं कटा हुआ। तो जो फाइल पे लास्ट में कुछ हिस्सा बिना दांतों के होता है, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। उसी पार्ट को क्या बोला जाता है, हिल बोला जाता है। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद बारी आती है फाइल की लंबाई की। फाइल की लंबाई की, देखिए ऑप्शन में हिल दिया था तो हिल क्या है समझ में आ गया, टैंग क्या है यह भी समझ में आ गया होगा। यही ऑप्शन में सही भी होगा कि एक्स रूप में चिन्हित भाग को नाम दे, तो क्या होगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा भाई, वो टैंग है आपका। क्या है, टैंग है। उसके बाद फेरुल क्या है, तो फेरुल भी मैंने आपको बता दिया किस लिए होता है और क्यों होता है। और उसका फाइल लेंथ, लास्ट ऑप्शन रह गया फाइल लेंथ। फाइल लेंथ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहां से यह वाला हिस्सा, यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई होती है ना, वही फाइल लेंथ होती है, फाइल की लंबाई होती है, यह वाला हिस्सा, ठीक है। तो जब यह क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, यह होता है हमारा क्या, फाइल लेंथ। फाइल लेंथ। तो अब देखा जाए तो यह कहां से कहां तक है, तो यहां देख रहे होंगे यह वाला हिस्सा क्या था, पॉइंट या टिप था। यह वाला हिस्सा पॉइंट या टिप था, और यह वाला हिस्सा कौन सा है जहां तक यह लिया गया है, तो हमने बताया कि यह वाला जो हिस्सा है क्या है, हिल है। तो आप कह सकते हो पॉइंट या टिप से लेकर हिल तक की दूरी, कहां तक, पॉइंट या फिर टिप कह लीजिए से हील तक की दूरी, हील तक की डिस्टेंस या दूरी, ठीक है। टिप और पॉइंट से हिल तक की जो यह दूरी है, यही फाइल की लंबाई होती है, फाइल लेंथ होती है। क्लियर हुआ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और थोड़ा आज ये चीजें क्लियर भी होंगी कि फाइल के कौन से पार्ट को क्या कहते हैं और उसके लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अपना कॉपी वगैरह पे कहीं भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, ठीक है। यह फिगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिगर जो मैंने ले रखा है वो आपके समझाने के लिए। पिछले वाले में जो फिगर था तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो है आपका, इस क्वेश्चन में जो है फिगर नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ था। फिगर मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ कि ट्राई स्क्वायर होता क्या है। कह रहा है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर कैसा दिखता है। तो यहाँ फिगर में देखिए ट्राई स्क्वायर ऐसा दिखता है। इसमें एक मोटा हिस्सा होता है जिसको स्टॉक बोलते हैं, एक पतला हिस्सा होता है जिसको ब्लेड बोलते हैं। फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा, स्टॉक और ब्लेड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है 90 डिग्री। स्टॉक और ब्लेड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। और यह हमारा जनरली हार्डेंड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, हार्डेंड स्टील का।
ठीक है। कभी कभी अलग अलग भी पार्ट बनाते हैं कि स्टॉक को जो है कास्ट आयरन का बना लेते हैं, ब्लेड को जो है हाई कार्बन स्टील का बना लेते हैं। पर एग्जाम में जनरली हार्डन स्टील वाला मिल जाता है कि पूरा जब एक ही मेटल की बात करें तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर बनाया जाता है किसका, हार्डन स्टील का बनाया जाता है। यह स्टॉक हो गया, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले हिस्से को ब्लेड बोला जाता है, दिखा रखा है इसमें। और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो जब ट्राई स्क्वायर में एक स्टॉक है और एक ब्लेड है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो इन दोनों से जब किसी जॉब को चेक किया जाएगा तो उसको समकोण से चेक किया जाए। 90 डिग्री का मतलब क्या, 90 डिग्री कहिए या फिर समकोण कहिए, दोनों एक ही बात है। 90 डिग्री आप बोलेंगे या समकोण बोलेंगे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तो क्लियर हो गया ट्राई स्क्वायर क्या है, उसका यूज क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया ट्राई स्क्वायर की मदद से हम किसी जॉब के स्क्वायरनेस मतलब समकोण को चेक कर सकते हैं कि यह जॉब की जो दोनों भुजाएं हैं एक दूसरे से समकोण पर है या नहीं, या 90 डिग्री पर है या नहीं। समकोण कही है 90 डिग्री की, मतलब किसी जॉब के समकोण को चेक किया जा सकता है। कि जैसे यह देखिए यहाँ जो फिगर में दिखाया गया कि यह एक जॉब ले रखा है हाथ में और यह ट्राई स्क्वायर की मदद से चेक कर रहा है कि यह दोनों भुजाएं 90 डिग्री पे है या नहीं। क्योंकि हमें मालूम है ट्राई स्क्वायर की स्टॉक और ब्लेड एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर हम उसको लेकर के किसी जॉब पे लगाएंगे तो अगर जॉब की भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगी तो यह जो ट्राई स्क्वायर है वो बिल्कुल सटीक इसका ब्लेड इसके साथ चिपक जाएगा और इसका स्टॉक इस वाले हिस्से के साथ चिपक जाएगा। तो अगर जो हमारा ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक जॉब के दोनों भुजाओं पे बिल्कुल चिपक जाते हैं और उन्हें फिर हम रोशनी में दिखा, मतलब आप अंधेरे में नहीं चेक कर सकते, रोशनी के साइड करके मतलब ऐसे लगा लोगे जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, दोनों चीजों को इस तरह से लगा करके फिर जॉब को रोशनी की साइड करोगे। तो अगर यह जो जॉब का सिरा है, जो सिरा है और यह जो ब्लेड है, अगर इनके बीच से रोशनी आर पर आती हुई दिखाई देगी, इसका मतलब क्या होगा कि सरफेस डाउन होगा। तभी तो इसका मतलब सरफेस प्लेन नहीं है, डाउन, तभी तो उसमें दिख रहा है। तो इस तरह से अगर यह दोनों के साथ चिपक जाता है तो 90 डिग्री पर है। अगर यह ब्लेड और स्टॉक के साथ दोनों के साथ अच्छे से चिपका हुआ है, रोशनी आर पर नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब यह जो जॉब है हमारी, इस पे क्या है, यह जॉब जो है हमारे, इसकी भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पे समकोण पे है। तो यह चीज चेक किया जा सकता है किसकी मदद से, ट्राई स्क्वायर की मदद से। दूसरा, हम ट्राई स्क्वायर की मदद से समतलता को भी चेक कर सकते हैं कि जो जॉब है हमारी वो समतल है या नहीं। यहाँ पे समकोण चेक किया जा रहा है, मतलब 90 डिग्री चेक किया जा रहा है, और यहां पर क्या चेक किया जा रहा है, समतलता, फ्लैटनेस, कि जॉब जो है समतल है या नहीं। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि ब्लेड वाले हिस्से को जॉब के बिल्कुल ऐसे खड़ा करके रख देते हैं, दिख रहा है ना फिगर में। अब इसको क्या करेंगे, रोशनी की साइड करेंगे और उसको ऐसे रखे रहेंगे। हमारा भाई ट्राई स्क्वायर का एक हिस्सा स्टॉक वाला ऐसे ब्लेड रखा जाता है, हमेशा ब्लेड से ही चेक करेंगे, ब्लेड को रखेंगे जॉब की इस पे। अब इसको हम रोशनी वाली साइड में खिसका करके इधर उधर देखेंगे। अगर खिसकाने पर कहीं पर भी अगर जैसे अगर कहीं पे सरफेस डाउन होगा तो क्या होगा, रोशनी हमें दिखने लगेगी। और अगर सरफेस डाउन नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, तो जो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड रहेगा ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल चिपका रहेगा, इनमें आर पार रोशनी दिखाई नहीं देगी, इसका मतलब यह समतल है। और अगर कहीं से रोशनी दिखाई देती है, इसका मतलब वहां पे सरफेस डाउन है, तभी तो हमें रोशनी आर पार दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी जॉब है वह समतल है या नहीं है। तो यह सब काम किसका है, ट्राई स्क्वायर का है। स्क्वायरनेस भी चेक किया जा सकता है कि कोई भाई ये भी 90 डिग्री पे आ जाए, इधर भी चेक कर लेंगे, यह दोनों 90 डिग्री पे आ जाए, इसको भी चेक कर ले दोनों 90 डिग्री पे, इधर भी चेक कर ले दोनों 90 डिग्री पे। अगर सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, इसके मतलब जॉब क्या है, स्क्वायर है, तो मतलब इसकी मदद से हम लोग स्क्वायरता को भी, वर्क को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, समकोण को। लेकिन मेन काम है समतलता को चेक करना और समकोण मतलब 90 डिग्री को चेक करना। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, तो पहला ऑप्शन है समकोण की जांच करने के लिए, सही है, समकोण मतलब 90 डिग्री, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न्यून कोण, अधिक कोण, सीधा कोण, सब कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। देखिए मार्किंग मीडिया पहले समझते हैं, मार्किंग मीडिया क्या चीज है। मार्किंग मीडिया दरअसल हमारा नाम से ही पता चल रहा है, मार्किंग मीडिया, मीडिया का मतलब माध्यम होता है, ठीक है, मीडिया का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। मार्किंग का मतलब मार्किंग करने का, तो मार्किंग करने का जो माध्यम होता है, मतलब जिसकी मदद से मार्किंग की जाती है, उसी को मार्किंग मीडिया बोला जाता है। जैसे आप मीडिया बोलते हो ना, तो मीडिया दिमाग में आते ही तुरंत न्यूज वाली चीज आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो न्यूज मीडिया होता है, मतलब न्यूज दिखाने के माध्यम होते हैं। मीडिया का मतलब माध्यम से, ऐसा नहीं है कि मीडिया का मतलब न्यूज वाला, ये गलत चीज है। मीडिया का मतलब माध्यम है, जैसे मार्किंग मीडिया है तो मार्किंग करने का माध्यम है, वो न्यूज मीडिया होता है तो न्यूज दिखाने का माध्यम होता है, मतलब वो एक माध्यम, एक जरिया होता है जो किसी चीज को हमें दिखाता है, तो न्यूज को दिखाता है इसलिए न्यूज मीडिया हो गया, और ये मार्किंग करता है इसलिए मार्किंग मीडिया हो गया, ठीक है। तो मार्किंग मीडिया मतलब
कि मार्किंग करने के माध्यम, जिसकी मदद से मार्किंग किया जाता है, किसकी मदद से किया जाता है? व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लेकर, ये हमारे मार्किंग मीडिया जिनकी मदद से मार्किंग किया जाता है। मार्किंग क्यों किया जाता है? तो किसी भी जॉब पर हमें कटिंग करनी हो या जॉब को किसी शेप में बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग इस पे क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। तो आप जानते हैं हमारे जॉब मेटल के होते हैं। अब उस पर अगर हम स्क्राइबर से निशान खींचेंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जंग लगा होगा उस पर आप निशान खींच रहे हो, लाइनें तो ठीक से दिखेंगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यह लाइनें, जो जॉब पर हम लाइनें खींचेंगे स्क्राइबर की मदद से, जो मार्किंग करेंगे वो हमें स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए क्या किया जाता है? पहले जॉब पर हम लोग मार्किंग मीडिया लगाते हैं। मार्किंग मीडिया के रूप में व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट। व्हाइट वाश मतलब चाक और, ठीक है, व्हाइट वाश का मतलब है चाक और पानी को घोल लीजिए। चाक और पानी को आपस में घोलेंगे, क्या होगा? एक व्हाइट कलर का बन जाएगा वाश हमारा, मतलब व्हाइट कलर का हमारा घोल बन जाएगा। तो उसको लगा देंगे इस जॉब के ऊपर, फिर उसे सुखा देंगे धूप में। जब वो सूख जाएगा, अब उस पर, अब क्या हुआ, जॉब के ऊपर व्हाइट कलर का चौक लगा हुआ है, अब उस पर अगर लाइन खींचेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो मार्किंग हमें स्पष्ट दिखाई दे, उसके लिए मार्किंग मीडिया यूज किया जाता है। मतलब मार्किंग मीडिया लगाने के बाद अब उस पर मार्किंग करते हैं ताकि वो हमें स्पष्ट साफ साफ दिखाई दे। तो क्लियर हुआ मार्किंग मीडिया क्यों यूज करते हैं? तो ये चीज हो गया हमारा मार्किंग मीडिया क्यों यूज करते हैं। अब देखते हैं जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। तो सभी मार्किंग मीडिया के बारे में हम जानेंगे, किसका कब यूज करते हैं, क्या चीज होता है। जैसे कि पहला है व्हाइट वाश, मैंने बताया क्या होगा, चाक और पानी को मिलाने पर हमारा क्या बनता है? व्हाइट वाश बनता है। लेकिन आपको मालूम है पानी में अगर हम चौक को मिलाएंगे वो तो ठीक है, उसे जब मेटल पे लगाएंगे तो पानी के संपर्क में आने से मेटल में जंग लगने का खतरा रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि चौक को पानी में ना मिला करके उसका जो घोल तैयार करते हैं हम लोग, चौक को किसमें मिला लेते हैं? चौक को मिला लेते हैं मिथाइल स्पिरिट में। किसमें? मिथाइल स्पिरिट में। इसमें मिला करके व्हाइट वाश तैयार करते हैं, जिससे कि थोड़ा जंग का खतरा कम रहता है। ये चीजें होगी, ठीक है। और इसका यूज कब करते हैं? तो इसका यूज करते हैं खुरदरी सरफेस के लिए। किसके लिए? खुरदरी सरफेस के लिए, सतह के लिए। मतलब जिस जॉब की सतह खुरदरी हो या फोर्जिंग वाला जो जॉब होता है उन पर हम लोग व्हाइट वाश वाला यूज करते हैं। उसके बाद आता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू से जो होता है, ठीक है, व्हाइट वाश वाले से उतनी बढ़िया मार्किंग हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो पर्शियन ब्लू होता है यह बहुत ही एक्यूरेट और अच्छी मार्किंग प्रदान करता है। एक्यूरेट और अच्छी मार्किंग, ठीक है। कौन? पर्शियन ब्लू। इसका यूज किया जाता है फिनिश्ड सरफेस पे। कहां पे? मतलब वह सरफेस जो अच्छी तरह से फिनिश्ड की हुई हो, फिनिश्ड सरफेस पे। कौन सा वाला होगा? पर्शियन ब्लू वाला। इसमें एक दिक्कत आती है और कि ये सूखने में बहुत अधिक समय लेता है। क्या दिक्कत आती है? सूखने में अधिक समय लेता है। सूखने में अधिक समय लेता है। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जिसको सूखने में अधिक समय लगता है, तो वह हो जाता है पर्शियन ब्लू। या कभी कभी ये पूछ लेता है कि पर्शियन ब्लू का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो ऑप्शन में कमी मिल जाएगी क्योंकि सूखने में अधिक समय लेता है। तो यह इसका जो डिसएडवांटेज है, कमी है इसके अंदर कि सूखने में ज्यादा टाइम लेता है। नहीं तो इससे मार्किंग बहुत स्पष्ट और अच्छी दिखाई देती है। यह इसकी अच्छी क्वालिटी है। क्या अच्छी क्वालिटी है? तो मार्किंग जो होगी बहुत स्पष्ट और अच्छी दिखाई देगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सूखने में ज्यादा समय ले लेता है, लगा करके वेट करना पड़ता है हमें। फिर अगला आता है कॉपर सल्फेट। क्या आता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट को हम लोग पानी में मिलाते हैं, प्लस नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें मिलाई जाती है इसको तैयार करने के लिए, नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, अब आपके दिमाग में यहाँ पे खुद आना चाहिए कि कॉपर सल्फेट को हम लोग कैसे तैयार कर रहे हैं मार्किंग मीडिया, मतलब इसको यूज करने के लिए। कॉपर सल्फेट को पानी में मिला रहे हैं प्लस नाइट्रिक एसिड। एसिड का मतलब समझ रहे हैं ना, तेजाब। एसिड तेजाब, तेजाब मतलब खतरा, मतलब जहरीला, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट को यूज करने के लिए पानी के साथ में इसके नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं। एसिड मतलब तेजाब, मतलब जहरीला, मतलब यह ऐसा मार्किंग मीडिया है जो कि जहरीला होता है। इसको हमें संभाल के रखना पड़ता है। संभाल के मतलब जहां यूज करते हैं बच्चों की पहुंच से या फिर किसी से भी, मतलब जनरली ऐसे नॉर्मल नहीं रख देते, इसे संभाल करके ऐसी जगहों पे रखा जाता है जिससे जल्दी से किसी के पहुंच में ना आए, क्योंकि यह जहरीला है भाई। इसमें एसिड मिला के हम लोग इसको तैयार करते हैं। तो कॉपर सल्फेट वह है जो कि जहरीला होता है। तो ऑप्शन समझ में आया, मार्किंग मीडिया कौन सा वाला? कॉपर सल्फेट वाला हमारा जहरीला होता है। और सेलुलोज लेकर, यह भी एक तरह का रेडीमेड मार्किंग मीडिया है, ठीक है। नॉर्मली दुकानों पे ऐसे मिल जाता है और इसका फायदा है कि यह जल्दी सूखता है।
और हम चाहेंगे ना भाई कि जब जॉब पर हम लगाए तो जल्दी से सूख जाए ताकि आगे काम करें। पता चला मार्किंग मीडिया लगा के आधे घंटे इंतजार करें कि यार सूखे तो मैं आगे लाइनें खींचूं, और कोई ऐसा मार्किंग मीडिया है कि लगाते हुए जल्दी से सूख जा रहा है, आप तुरंत मार्किंग कर पाओगे तो ये तो अच्छी बात है ना। तो यही कमी थी पर्थियन ग्लू वाले में कि वह जो सूखने में अधिक समय ले रहा था, जबकि सेलुलोज लेकर जो है ये जल्दी सूख जाता है। तो ये अच्छी बात है, इसकी यह क्वालिटी है। तो सबके बारे में क्लियर हुआ, और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये भी हमने देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा इस ड्राइवर को पकड़ता है, पकड़ना है या पकड़ता है पूछना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा। तो अगर आप लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह यूज किया जाता है, तो इंस्टाग्राम जो लोग यूज कर रहे होंगे तो लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है यहाँ पे ग्लोबल ITI अभी। ठीक है, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे इसको सर्च करोगे ना तो आईडी मेरी आपको वहां पे मिल जाएगी, और जो लोग जुड़ना चाहें मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं पहले कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा इस ड्राइवर को पकड़ता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा इस ड्राइवर को पकड़ता है। तो ये जो फिगर है मैंने अलग से लिया हुआ है आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज हम सारी डिटेल में चीजें देखेंगे कि ये चीज क्या है, इसका यूज क्यों होता है, जिससे कि मैंने आपको बताया ना हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी होगी ना तो भी थोड़ा आपको समझ में आए कि क्या चीज क्या है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को थ्योरी पढ़नी चाहिए। मैं बार बार बताता हूं कि भाई कुछ भी हो जाए कहीं से भी पढ़ो, अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने ITI कॉलेज में जाकर पढ़िए, कहीं से ऑनलाइन पढ़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, बुक खरीद लीजिए, लेकिन पढ़ेंगे तभी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, कुछ लोगों ने हमारा पेड क्लास भी ज्वाइन किया होगा, आप लोग जानते होंगे कि ग्लोबल ITI के नाम से जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर से, वहां पर हमारे पेड क्लासेज भी, उसमें मैंने चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन चीजों को तो उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें पूरा डिटेल पता है, उन्हें मजा आएगा। पर जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा तो थोड़ी दिक्कत होगी, मजा नहीं आएगा उतना। तो एक बार यार अभी टाइम भी है, अभी बहुत टाइम है, टाइम ही नहीं है बहुत टाइम है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार कहीं से भी पहले थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से, तब मजा आए भी ये सब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ लीजिए, बस मैं चाहता हूं वो आपके आगे भी काम आएगा ना। गवर्नमेंट जॉब वगैरह है, कुछ भी है, प्रिपरेशन करेंगे आगे भी तो आपको काम करना है, हर जगह काम आएगा। पहला ऑप्शन है स्नग, दूसरा है गाइड पिन, तीसरा है रॉकर आर्म, और चौथा है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। पहले इन चारों के बारे में जान लेते हैं कि किसका क्या काम होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यह फिगर है आपके सामने, यह जो फिगर है यह है यूनिवर्सल सरफेस गेज का। ठीक है, यह सरफेस गेज एक नॉर्मल भी होता है, एक फिक्स्ड सरफेस गेज होता है। फिक्स्ड सरफेस गेज, दोनों में फर्क ये होता है कि जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें नीचे जो है यह जो होता है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, यहाँ पे लिखा भी है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहिए। बाकी यहाँ पे जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे रॉकर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकर आर्म। ठीक है, तो जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है इसमें रॉकर आर्म और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से यह स्पिंडल लगा होता है, जबकि फिक्स्ड वाले में क्या होता है, फिक्स्ड वाले में स्पिंडल नॉर्मली बेस में फिक्स रहता है। ठीक है, तो उसमें स्पिंडल फिक्स होता है, यह जो स्क्राइबर ऊपर नीचे तो खिसक सकता है, लेकिन स्पिंडल नहीं रहता, वो फिक्स रहता है। कौन से वाले में? फिक्स्ड वाले में। लेकिन जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है, जो फिगर ये आपको दिख रहा है, इसमें स्क्राइबर तो ऊपर नीचे खिसक सकता है ये स्पिंडल पर, उसके अलावा स्पिंडल भी हमारा आगे पीछे मूव कर सकता है इस फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और रॉकर आर्म की मदद से। ठीक है, हम इसकी मदद से इस स्पिंडल को भी थोड़ा बहुत आगे पीछे झुका सकते हैं, जबकि फिक्स्ड वाले में ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों फर्क हो गए यूनिवर्सल सरफेस गेज और फिक्स्ड यूनिवर्सल सरफेस गेज में। दो चीजें क्लियर हुई। अब इसका यूज क्या होता है, जो ये चीज है, तो इसकी देखिए हम लोग यूज करते हैं, यह क्या हो गया आपका स्क्राइबर हो गया। पार्ट का नाम देख लेते हैं, ये रॉकर आर्म हो गया, यहाँ पे जो छोटी छोटी ये दो गाइड पिन लगी हुई है, यहाँ पे लिखा होगा गाइड पिन। ठीक है, और नीचे इसमें वी ग्रुप कटा होता है, जबकि फिक्स्ड वाले में वो बिल्कुल समतल होता है। वी ग्रुप से क्या फायदा होता है कि इसको हम लोग किसी बेलनाकार जॉब पर भी यूज कर पाते हैं। कोई बेलनाकार जॉब पर रखना है तो ये वी ग्रुप के सहारे इसका बेस इस पे रख दिया जाएगा और उससे आगे पीछे उस पे खिसका पाएंगे। तो बेलनाकार जॉब पर भी हम इसको यूज कर पाएंगे इस वी ग्रुप की मदद से, क्योंकि इसके बेस में जो है वी ग्रुप कटा हुआ, और यह क्या कहलाएगा आपका, यही आपका बेस कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब ऊपर जो आपको दिख रहा है यही है हमारा जो खड़ा है यहाँ पे, यही है हमारा क्या, स्पिंडल, और यह जो है हमारा लंबा सा लगा हुआ जो नुकीला पॉइंट है, यही हमारा है स्क्राइबर, जिसकी मदद से मार्किंग वगैरह की जाती है, लाइनें खींची जाती है। और यह वाला जो हिस्सा है
जो स्पिंडल में लगा हुआ है, स्पिंडल के साथ साथ इसी ने इसको पकड़ रखा है स्क्राइबर को। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्नग। क्या बोला जाता है? स्नग बोला जाता है। ठीक है, स्नग के अलावा आगे यार देख रहे हैं नट है, नट को टाइट करते हैं तो यहाँ पे टाइट फिक्स हो जाता है, फिर से ढीला करके इसे ऊपर नीचे खिसकाते हैं। मतलब स्नग को स्पिंडल पर ऊपर नीचे खिसकाने के लिए या कहीं पर टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। किसका? इस क्लैंपिंग नट का। यह जो नट है कौन सा नट है? क्लैंपिंग नट है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि स्क्राइबर को किसने पकड़ रखा है। यह जो स्नग वाला पार्ट है इसने तो स्क्राइबर को पकड़ रखा है और इस नट की मदद से हम इसको जहां चाह रहे हैं वहां फिक्स कर दे रहे हैं। तो यह स्नग जो है इसने किसको पकड़ा है? स्क्राइबर को पकड़ा है। अब क्वेश्चन में पूछा भी है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो हमने देखा यहाँ पे कि स्नग ने पकड़ रखा है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आप सामने देख लेंगे, कुछ भी आपको रटना नहीं है, क्लियर रहेगा कि भाई कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। ठीक है, इसका यूज जो होता है ना किसी भी जॉब पे, मान लीजिए जॉब है कोई, मतलब ऊंचाई पे ऐसे बड़ी जॉब है तो उसके साइड में ऐसे लाइनें मार्किंग करने के लिए, इसकी डेटम लाइन के समांतर ऊंचाइयों पे सीधा सीधा मार्किंग करने के लिए क्या करेंगे? इसको एक सरफेस प्लेट होगा, सरफेस प्लेट हो गया, सरफेस प्लेट जानते होंगे, सरफेस प्लेट पे एक साइड हम लोग जॉब को खड़ा कर देंगे और इधर रख लेंगे अपने यूनिवर्सल सरफेस गेज को। अब इसका स्क्राइबर इस पे टच करेगा और ऐसे ऐसे मार्किंग करते जाएंगे। ठीक है, स्क्राइबर की हाइट जैसे जैसे बढ़ा के इसके पैरेलल एक दूसरे की मार्किंग किया जा सकता है, या फिर किसी चीज की हाइट को भी मापा जा सकता है। इसकी मदद से जितना उस जॉब का हाइट है उसके ऊपर रखिए, टाइट कर लीजिए, फिर इसको स्केल खड़ा करके इसकी मदद से नाप लीजिए कि ये कितनी ऊंचाई पे सेट किया गया है। तो किसी भी जॉब की ऊंचाई के समांतर लाइनें खींचने के लिए, डेटम के समांतर लाइनें इस टाइप से खींचने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हाइट को भी माप सकते हैं, या फिर इसका एक काम और होता है कि जो लेथ मशीन होती है ना, लेथ मशीन में जॉब को चक में सेंटर करने के लिए, लेथ मशीन में जो जॉब होता है उसको सेंटर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? गाइड पिन क्या होती है? तो देखिए यहां मैंने दिखाया गाइड पिन होती है। गाइड पिन की मदद से हम लोग किसी जॉब के समांतर, मतलब जैसे अब इसको बिल्कुल इसके पैरेलल चलाना है तो गाइड पिन यहाँ पे जॉब के किनारे चिपकती हुई चलेगी और उसको गाइड करेगी बिल्कुल सीधा चलने में। रॉकर आर्म, रॉकर आर्म आपको यहाँ दिख रहा है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। रॉकर आर्म की मदद से ही हम लोग स्पिंडल को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे झुका सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू तो वही है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और रॉकर आर्म है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से ही एडजस्ट किया जाता है इस स्पिंडल को। इसको एडजस्ट करेंगे तो रॉकर आर्म खींचेगा और उस हिसाब से हमारा स्पिंडल भी एडजस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, कि इस वाइस का नाम क्या? आपको फिगर में यह दिख रहा होगा। ठीक है, पहले हम लोग इसके पार्ट का नाम हल्का सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा कि इस वाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यह जो यहाँ पे लगा हुआ है यह विंग नट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विंग नट लगा हुआ है। यह इसका जॉ है, ऊपर यह दोनों क्या है? जॉ है, जबड़े हैं उसके। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पतला से स्प्रिंग जैसा दिख रहा है, इसको स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। यह हम लोग हाथ में पकड़ करके यूज कर सकते हैं, इसीलिए इस वाइस को हैंड वाइस बोला जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, हैंड वाइस। ठीक है, इसकी जो वो चीज होती है कि पूछते ना कि इसका साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। तो इसका साइज जो होता है, यहाँ पे जो आपको रिविट दिख रहा है ना, यहाँ पे एक गोल से रिविट दिख रही है, तो रिविट के सेंटर से, कहां से? रिविट के सेंटर से इसके जॉ तक की सीधी लंबाई, रिविट के सेंटर से जॉ तक की जो सीधी लंबाई होती है, यही क्या होती है? हैंड वाइस का साइज होता है। आपको चीज ध्यान रखना है, रिविट के सेंटर से जॉ तक की सीधी लंबाई हैंड वाइस का साइज होता है। ठीक है, इसका जो जनरली इसकी लंबाई रहती है, जो साइज लंबाई वाला, वह 125 से 150 mm की लंबाई में मिलते हैं। क्लियर? और इसकी जो जॉ की चौड़ाई रहती है ना, वह 40 से 44 mm रहती है। ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। इसका यूज कहां किया जाता है? तो देखिए इसकी मदद से हम किसी रिविट को, कील को आसानी से पकड़ सकते हैं। विंग नट घुमाएंगे, उसके बीच में फिर टाइट कर देंगे हाथ से ही, तो किसी कील को पकड़ना हो या रिविट को पकड़ना हो, ठीक है, तो उसे हम आसानी से हैंड वाइस की मदद से पकड़ सकते हैं। तो हैंड वाइस मतलब हाथ में उसे पकड़ा जाता है इस वाइस को, इसीलिए इसको हैंड वाइस बोलते हैं। इस वाइस को कहां पकड़ते हैं? हाथ में पकड़ करके यूज करते हैं। बाकी अगर मान लीजिए ड्रिल मशीन पे किसी जॉब में ड्रिल करना है, कोई पतली चद्दर में, समझ रहे हैं, कोई पतली चद्दर टाइप की उसमें ड्रिल करना है, तो भाई पतली चद्दर को अगर आप वाइस में, ड्रिल वाइस में टाइट करना चाहोगे तो वो चद्दर मुड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसी पतली चद्दर को भी हम इस ड्रिल वाइस, सॉरी हैंड वाइस में पकड़ सकते हैं। हैंड वाइस, क्योंकि हाथ से पकड़ करके आप डायरेक्ट ड्रिल चलाओगे तो वो चद्दर घूमेगी, आपका हाथ कट जाएगा।
तो उसको पकड़ेंगे इस हैंड वाइस में, फिर हैंड वाइस डायरेक्ट ड्रिल मशीन पे ले जाकर के ड्रिल भी कर सकते हैं। तो किसी पतली प्लेट चद्दर को पकड़ना हो या फिर कील वगैरह को पकड़ना हो, रिविट को पकड़ना हो, तो हैंड वाइस यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक दो और वाइस है यहाँ पे देखिए, पिन वाइस। तो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है आपको, यह पिन वाइस का है, यह वाला फिगर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हैंडल होता है और यह चक होता है आपका, और इसके आगे देख रहे हैं 1 2 3 जबड़े बने हुए हैं, तीन जॉ हो गया आपके। इस हैंडल को घुमा करके इस जॉ को एडजस्ट किया जा सकता है, टाइट और लूज किया जा सकता है। इसका यूज किया जाता है तारनुमा महीन जॉ को पकड़ने के लिए। किसके लिए? तारनुमा महीन जॉ को पकड़ने के लिए। जैसे कि घड़ी के पुर्जे हो गए, बहुत महीन होते हैं ना, या फिर कोई पतला तार होगा, मतलब तारनुमा जो जॉब हो बिल्कुल पतला सुई की तरह, तो उस टाइप के जॉब इस चक में बिल्कुल आसानी से पकड़े जा सकते हैं। या फिर घड़ी वगैरह के जो पार्ट होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको इसमें पकड़ा जा सकता है। इसका नाम ही है ना, देखना पिन वाइस। पिन का मतलब क्या? पतली चीज हो गई। तो मतलब तारनुमा महीन जॉब हो या घड़ी के पार्ट हो या सुई जैसे चीज हो, तो उसे पिन वाइस की मदद से, पिन मतलब पिन जैसे चीजों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। फिर आती है बारी पाइप वाइस की। तो यह वाला जो फिगर है, यह हमारा किसका है? पाइप वाइस का। यह होता फिगर, इसमें पार्ट भी आपको दिख रहे होंगे। यह हमारा क्या होता है? मेज पे कस दिया जाता है। नीचे वाला लोअर जा है, अपर जा है, और उसके बाद यह स्पिंडल है जिस पर थ्रेड कटा हुआ है, और यह हैंडल है। हैंडल को घुमाते हैं तो स्पिंडल ऊपर नीचे होता है। और इसमें देख रहे होंगे जो जॉ है वो भी आकृति में है, ऐसे यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसमें पाइप वाइस, नाम ही क्या है? पाइप वाइस। मतलब ये पाइप पकड़ने के काम में आता है। किस काम में आता है? पाइप को पकड़ने के लिए। पाइप को पकड़ने के लिए, पाइप को पकड़ करके उसमें थ्रेड वगैरह काटना हो तो हम वहां पे पाइप वाइस से पकड़ते हैं। ठीक है, अब पाइप वाइस में आपने पकड़ लिया, तो एक चीज और क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पाइप होगी, पाइप वाइस को कितने पॉइंट से पकड़ती है? तो पाइप पे जो पाइप वाइस इसको 4 पॉइंट से पकड़ती है। एक हिस्सा यहाँ टकराएगा पाइप का, एक यहाँ गोल होता है ना, फिर 2 ऊपर, 2 नीचे वाले और 2 ऊपर। तो एक तरह से पाइप वाइस जो होती है, पाइप को 4 पॉइंट से पकड़ती है। भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका जो साइज होगा, इसका जो हम लेंगे साइज ना, तो हमारा जॉ के मतलब इसमें जो पाइप पकड़ी जाएगी, कि पाइप वाइस का साइज किससे लिया जाता है? तो पाइप वाइस में पकड़े जा सकने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से। पाइप के अधिकतम व्यास जो वाइस में पकड़ा जा सके। ठीक है, मतलब पाइप का वह अधिकतम व्यास जिसे हम वाइस में पकड़ सकते हैं, वही पाइप वाइस का साइज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ ना? तो ये हो गया हमारा पाइप वाइस। फिर अगला हैंड वाइस, तो हमने देख लिया क्या चीज होता है। फिर क्विक रिलीज वाइस। देखिए नाम से पता चला, क्विक मतलब जल्दी, क्विक का मतलब जल्दी, रिलीज मतलब रिलीज कर देना, छोड़ देना, वाइस। तो यह जो आपको दिख रहा है नीचे, यह होती है क्विक रिलीज वाइस। क्या होता है? नॉर्मल वाइस की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए आपका हैंडल हो गया, या स्पिंडल वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ स्पिंडल के यहाँ आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है। ये दिख रहा है आपको फिगर में, फिगर में दिखाया गया, क्विक रिलीज लीवर बोलते हैं। यहाँ पे लीवर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? लीवर। तो इसमें जो नट यूज होता है ना, वो हाफ नट होता है। मतलब जो नट इसमें होता है, जिसमें स्पिंडल घूमता है, वो नट 2 भागों में बना होता है। तो वह इस लीवर की मदद से जुड़ते हैं। लीवर को खींचेंगे, दोनों नट अलग हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है कि जैसे हमें वाइस को खोलने या बंद करने के लिए पूरा हैंडल नहीं घुमाना पड़ता। आप इस लीवर को खींच देंगे, दोनों हाफ नट होते हैं, मतलब जो नट होता है आधा आधा बना होता है, इस लीवर की मदद से जुड़े होते हैं। लीवर खींचते दोनों नट अलग हो जाएंगे, तो आपको टाइट नहीं करना पड़ा, मतलब आप सीधे वाइस को ऐसे खींच देंगे, वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे क्या होता है कि हमें स्पिंडल घुमाना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे बाहर आता है। और इसमें क्विक रिलीज मतलब तुरंत रिलीज कर देगा। आपको जॉब को निकालना है, इस लीवर को प्रेस कीजिए, या हमारा जो हाफ नट है वो अलग हो जाएगा, आप सीधे खींच दीजिए वाइस को और अपना जॉब निकाल लीजिए। जॉब को टाइट करते समय भी यही फायदा होता है। जॉब को यहाँ रखिए, यहाँ जो लीवर है इसको रिलीज कीजिए, सीधे ढकेल दीजिए, वहां पे टकरा जाएगा, फिर यहाँ लीवर लगा दीजिए, फिर हैंडल को थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। तो इससे जॉब को बार बार लगाना और निकालना बहुत आसान होता है। क्विक रिलीजिंग वाइस, इसलिए इसका नाम भी रखा गया क्विक रिलीज, मतलब जल्दी से रिलीज कर देता है। यहाँ पे क्विक रिलीज लीवर लगा, तो बाकी सेम पोजीशन वैसे ही है जैसे नॉर्मल वाइस की होती है, बेंच वाइस की होती है। ये मूविंग जॉ होता है हमारा, जब मूव करता है, या फिक्स जॉ होता है, और ये हमारी बॉडी हो गई, तो इस तरह से होता है। ठीक है, नॉर्मल जैसे वाइस होती है वैसे ही होती है। इसमें जो हम लोग थ्रेड काटते हैं ना, नॉर्मल वाइस में जो होता है हमारा, वो अलग थ्रेड कटी होती है। पर इसमें जो होता है ना, इसमें जो थ्रेड काटते हैं वो बटरेस थ्रेड काटते हैं। क्विक रिलीज वाइस में आपको ध्यान रखना है। कौन से थ्रेड काटते हैं? बटरेस थ्रेड काटते हैं। बटरेस थ्रेड का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है।
कितना होता है 45 डिग्री होता है। कभी कभी दोनों एंगल पूछता है तो एक एंगल 85 या 90 डिग्री रहता है, जबकि दूसरा वाला हमेशा 45 होता है। तो अगर सिर्फ एक देगा तो 45 वाला देगा, दोनों दे देगा तो 85 या 90 एवं 45 के साथ 85 के साथ 45 या 90 के साथ 45 दे सकता है। तो इसमें कौन सा होगा, इस वाइस में बटरेस थ्रेड होगा आपका। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि बाकी जो नॉर्मल वाइस होती हैं उनमें स्क्वायर थ्रेड कटा होता है, उनमें कौन सा थ्रेड कटा होता है स्क्वायर, लेकिन क्विक रिलीज वाले में बटरेस थ्रेड काटा जाता है और इसमें जो नट होता है वह दो भागों में बना होता है, तो हाफ नट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा रहेगा, ठीक है। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है कि हम कुछ स्ट्रोक का मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब हम हेक्सा से कटाई करते हैं, थोड़ी सी कटाई करने के बाद स्टार्टिंग में हेक्सा में ब्लेड लगाते हैं, तो थोड़ी सी कटाई करने के बाद हेक्सा का ब्लेड ढीला हो जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है, ये चीजें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जब हम हेक्सा यूज कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रोक के बाद उसका ब्लेड ढीला क्यों पड़ जा रहा है। ऑप्शन कह रहा है ब्लेड खिंच जाना, ठीक है, ब्लेड की गलत पिच, सात सेट का गलत चयन, नट के थ्रेड का घिस जाना, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ब्लेड का खिंच जाना। क्या होगा ऑप्शन आपका कि कुछ स्ट्रोक के बाद जो हमारा एक्सा ब्लेड है नया वाला वह ढीला पड़ जाता है, तो किस वजह से जो नया एक्सा ब्लेड है वह किस वजह से ढीला पड़ता है, तो ब्लेड खिंच, मतलब जब आप कटाई करोगे तो क्या होगा ब्लेड में भाई तनाव होगा ना, जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाओगे तो कटाई करोगे तो खिंचाव होगा उसमें, वो दांते जब काटेंगे तो नया नया ब्लेड रहता है तो ज्यादा खिंचाव होता है, उसको सेट होने में टाइम लगता है ना, जब उसमें काटने लगता है तो उस पर वो सेट हो जाता है, तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू में जब हम चलाएंगे तो जो ब्लेड में खिंचाव होगा जिसकी वजह से वो क्या होगा हमारा स्ट्रोक, कुछ स्ट्रोक के बाद ब्लेड ढीला हो जाएगा, फिर उसे विंग नट की मदद से टाइट करके फिर यूज करेंगे तो उतना जल्दी ढीला नहीं होगा। आई बात समझ में, क्यों ढीला होता है, ब्लेड क्यों खींच जाने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। पहले कट मतलब जब पहली बार हम जब हेक्सा से कटाई करने जा रहे हैं तो जब स्टार्टिंग में कट लगाने जाते हैं, जब स्टार्टिंग में कट लगाने जाते हैं तो पतले वर्कपीस भी हो तो उसमें दांते बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। देखिए उसका रीजन है बहुत बल, हाथ बल बहुत ज्यादा होता है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है, लास्ट है हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो यही ऑप्शन सही होगा, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। क्यों, क्योंकि जब आप नया कट लगाओगे ना, ठीक है पहला कट है, हाँ ठीक है, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय तो भाई जो पहला कट आप लगाओगे पतला वर्कपीस, मतलब वर्कपीस पतला है और आपको मालूम है आपकी जो ब्लेड होती है ना वो इस टाइप से होती है, यहाँ पे दांते कटे होते हैं हेक्सा की ब्लेड, ठीक है, और इधर होल बना होता है जिसे पिन होल कहते हैं, और जनरली इसकी जो लंबाई रहती है वो 250 से 300 mm होती है ब्लेड की लंबाई, 250 से 300 mm ये लेंथ होती है, लंबाई होती है। जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें, जो ये चौड़ाई होती है जनरली तो ये 12 से 16 mm होती है हेक्सा ब्लेड की, ठीक है, लंबाई 250 से 300 mm और चौड़ाई 12 से 16 mm। तो यही कह रहा था कि जब भाई पहला कट होगा पतला वर्कपीस, वर्कपीस अगर पतला होगा तो वो क्या होगा इस दांते के बीच में आ जाएगा। भाई चौड़ा वर्कपीस है तो 4-5 दांते एक साथ उस पर आएंगे, जब 4-5 दांते एक साथ आएंगे तो जब हाथ का बल लगाओगे तो सभी दांतों में डिवाइड हो जाएगा। जो आप फोर्स लगाया अगर 5 दांते संपर्क में है वर्कपीस के तो जो आपने बल लगाया वो 5 दांतों पे चला गया ना, तो फिर भाई जब बल वही 5 दांतों पे बढ़ गया तो कम बल लगेगा तो जल्दी दांत नहीं टूटेगा। लेकिन आप जब स्टार्टिंग में बल लगाने जा रहे हो और आपका वर्कपीस भी पतला हो तो पता चलेगा कि उस वर्कपीस पे एक ही 2 दांते संपर्क में आएंगे। पहला दांता जियो संपर्क में, जब पहला कट लगाओगे तो भाई जब हेक्सा आप चलाने जाओगे तो पहला दांता जियो संपर्क में आएगा और आप तो पूरा बल लगा रखे हो तो आपका जो हाथ का पूरा बल होगा वो क्या होगा उस एक दांतों पे पड़ेगा या 2 दांतों या 3 दांतों पे पड़ेगा, क्योंकि वर्कपीस पतला है, वर्कपीस पतला है। तो भाई अगर पतला, अगर इतना चौड़ा वर्कपीस है पता चला इसमें 2 ही दांता आएगा, और अगर इतना चौड़ा वर्कपीस है तो इससे पता चला 10 दांते आ गए, 10 आ गया और इसमें 2 ही दांता आया। तो अगर 2 दांता आया तो आप पूरा बल लगा रखे हो तो आपका सारा फोर्स 2 दांतों पे लगा, तो उन दांतों को टूटने का ज्यादा चांस होगा ना। अगर चौड़ी सतह होगी तो 10 दांते, तो जो आप पूरा फोर्स लगाओगे वो 10 दांतों में बढ़ जाएगा तो उसके टूटने का चांस कम होगा, ठीक है। तो वही चीज होगा कि भाई पहला कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते क्यों आसानी से टूटते हैं, क्योंकि हाथ का जो बल होगा वो केवल कुछ दांतों पर काम करेगा। वर्कपीस पतला है इसीलिए कुछ ही दांत संपर्क में आएंगे तो सारा बल हमारा उन्हीं दांतों पर चला जाएगा जिस वजह से टूटने का डर रहता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कार्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। कॉर्नर मतलब कहीं पर भी ऐसे जॉब है तो यहाँ कॉर्नर बन रहा है ना, तो इस कॉर्नर पे कह रहा है
कॉर्नर और ज्वाइंट पर, या फिर कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ज्वाइंट भी कह सकते हैं, कॉर्नर भी कह सकते हैं। तो वहां पे मटेरियल को चौकोर करना हो, कहने का मतलब है अगर मान लीजिए आपका जॉब है इस टाइप से, लेकिन जब हमारा कॉर्नर जो चौकोर नहीं है, ऐसे यहाँ पे तो चौकोर है ना, ये देखिए यहाँ पे चौकोर आकृति हो जाएगी एक तरफ से, लेकिन हमारा कॉर्नर चौकोर नहीं है। कैसे है? कॉर्नर इस टाइप से है, पता चला। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भरा हुआ है, चौकोर नहीं है, तो ये कॉर्नर से हम इस मटेरियल को हटाएंगे। जब मटेरियल को हटाएंगे तो ऐसे चौकोर बन जाएगा ना, यहाँ कोने से मटेरियल को हटाया जाएगा। तो उस मटेरियल को वही कह रहा है, कॉर्नर ज्वाइंट से मटेरियल को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और है हाफ राउंड नोच चीजल। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले हम सभी चीजल के बारे में देखेंगे कि कौन से चीजल को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो पहला है फ्लैट चीजल, जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है यह फ्लैट चीजल का है। यह वाला हमारा क्रॉस कट चीजल है। ठीक है, डायमंड पॉइंट वाला आपका यह है डायमंड पॉइंट चीजल, और यह है आपका हाफ राउंड चीजल। तो ये चार चीजल हो गई, पहले चारों को देख लीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ किसका क्या काम है। फ्लैट चीजल का मतलब जो चीजल फ्लैट हो, यहाँ आगे कैसा दिख रहा होगा, इसका जो आगे की कटिंग है जो बिल्कुल फ्लैट है ना, फ्लैट चीजल बोलते हैं। इसका जो कटिंग एज एंगल होता है वो 35 से 70 डिग्री जनरली रहता है। वही है क्रॉस कट चीजल का भी, इसका भी जो आगे का कटिंग एंगल रहता है ना, जो कटिंग एंगल मतलब यह वाला जो एंगल बनता है वो 35 से 70 डिग्री रहता है। क्या कटिंग एंगल की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल। ठीक है, वहीं पे बात करें डायमंड पॉइंट वाले की, जो यहाँ पे दिख रहा है इसका 60 डिग्री रहता है, और हाफ राउंड वाले का हमारा जो होता है वो 35 डिग्री से 45 डिग्री रहता है। तो एंगल हमें पहले पता होना चाहिए, एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसका कहाँ यूज होता है। फ्लैट चीजल आपको यह दिख रहा है, तो किसी बड़े चौरस मतलब सपाट सरफेस से, बड़े सपाट सरफेस से चिप्स वगैरह हटाने के लिए, कोई ऊपरी सतह को छिलन को हटाने के लिए, वेल्ड की गई सतह से वेल्डिंग के चिप्स को हटाने के लिए हम नॉर्मल या फ्लैट चीजल यूज करते हैं। नॉर्मल कटाई करना हो तो फ्लैट वाली चीजल यूज की जाती है। ठीक है, क्रॉस कट चीजल कहाँ यूज करते हैं? क्रॉस कट में देख रहे हैं ना, इसमें जो होती है इसकी सरफेस की जो फ्लैट चीजल है, इनका कटिंग एज की चौड़ाई जो है ज्यादा है इसकी मोटाई से। जो आगे की कटिंग एज की मोटाई है उसकी मोटाई की अपेक्षा कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा है, जबकि क्रॉस कट में इसका उल्टा होता है। क्रॉस कट में देखिए कटिंग एज की चौड़ाई सिर्फ इतनी से है, कम है, लेकिन इसकी मोटाई ज्यादा है। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि भाई जो फ्लैट चीजल है उसकी कटिंग एज की चौड़ाई उसकी मोटाई से ज्यादा होता है, मोटाई इतनी सी है और चौड़ाई इतना ज्यादा कटिंग एज का, जबकि क्रॉस कट में कटिंग एज की चौड़ाई कम और उसकी मोटाई ज्यादा होती है। ठीक है, इसका यूज कहां किया जाता है? तो देख रहे हैं आगे कैसा पतला सा है, आगे कैसा कैसे है, पतला सा है, ये आगे का जॉइंट जो है बिल्कुल ऐसे सीधा पतला सा है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है कीवे के लिए, ग्रुप्स काटने के लिए, खांचा काटने के लिए। ठीक है, कीवे जहां पे की लगाया जाता है ना, पुली और शाफ्ट में देखते होंगे आप लोग, ये शाफ्ट होगी, अगर मान लीजिए कोई हमारे इस टाइप से शाफ्ट है तो शाफ्ट में खांचा कटा होता है ताकि उसमें की को लगाया जा सके। ऐसे पुली के अंदर भी खांचा कटा होता है तो उसमें ऐसे चौकोर हमारी ऐसे की होती है, इस की को लगाया जाता है। तो ये जो कीवे काटा जाता है मतलब रास्ता काटा जाता है की को लगाने के लिए, वो इसी क्रॉस कट फाइल की मदद से, क्रॉस कट चीजल की मदद से काटा जाता है। ठीक है, डायमंड पॉइंट वाला, तो यहाँ पे देखिए डायमंड पॉइंट है, डायमंड पॉइंट का 60 डिग्री, इसके देखिए कटिंग एज को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया कि आगे कैसा वी आकृति का बना हुआ है, आगे कैसी है इसकी कटिंग एज, वी आकृति की बनी हुई है, इसीलिए इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो देखिए ना, इसको बड़ा करके दिखाया गया, और यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है कि देखिए यह कोई हमारी जॉब है जिसके यहाँ पे कह लीजिए ज्वाइंट है या फिर कॉर्नर है, तो कॉर्नर को चौकोर किया जा रहा है, तो कि आगे का या इसका भाग भी की तरह नुकीला है ना, तो इसकी मदद से आसानी से इसको चौकोर करेगा, इसको काट करके। जैसा कि मैंने बताया कि अगर जॉब पे हमारा इस टाइप से उभरा हुआ हो तो इसको इस नुकीले पॉइंट से काट करके इसको चौकोर बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, चौकोर बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल यूज करते हैं। ठीक है, हाफ राउंड चीजल, तो आपको यहां दिख रहा होगा हाफ राउंड क्या है, क्रॉस कट की तरह है। हाफ राउंड चीजल क्रॉस कट की तरह, बस फर्क क्या है कि इसमें जो आगे कटिंग है देखिए गोलाई में बना हुआ है, जबकि इसमें गोलाई में नहीं था, सीधा था। क्रॉस कट में कटिंग एज सीधा था, लेकिन जो हाफ राउंड है इसमें आगे की कटिंग एज कैसे है, ऐसे कर्व में बना हुआ है, गोलाई में बना हुआ है। तो इसके द्वारा जो कटिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे कटिंग किया गया तो नाली टाइप का बन रहा है ना, गोलाई में, नाली टाइप का हाफ राउंड गोलाई, क्योंकि हाफ राउंड चीजल है तो हाफ राउंड आकृति बनाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा जो नाली टाइप का बन रहा है फिगर में। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है ऑयल ग्रूव्स बनाने के लिए, ताकि इसमें तेल आसानी से बह करके जा सके, ऑयल ग्रूव्स बनाने के लिए। किस लिए?
आयल ग्रुप्स बनाने के लिए। कई बार ये भी पूछ लेता है कि आयल ग्रुप्स, तो वह हाफ राउंड चीजेल की मदद से बनाया जाता है। तो सभी चीजेल के बारे में यहाँ पे मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं और आपको क्लियर भी होता जा रहा होगा। ठीक है, आगे एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। देखिए एक हैमर दिखा रखा है, कौन सा है, तो ऊपर की आकृति बॉल जैसी है, मतलब बॉल पिन हैमर है। कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है। क्यों, क्योंकि इसका ऊपर का जो आकृति है देखिए गोल बॉल की जैसा बना हुआ, तो बॉल पिन हैमर। इसी में क्रॉस में रहता है तो क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट रहता है तो स्ट्रेट पिन हैमर। मतलब इस पिन को देख करके हम लोग हथौड़े का नाम रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारा, तो बॉल जैसा बॉल पिन हैमर। पहले हम इसके सारे पार्ट्स के नाम देखेंगे। यह लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ। लकड़ी का हैंडल इसलिए होता है क्योंकि जब कहीं पे हम चोट लगाएंगे, इसके द्वारा स्ट्राइक करेंगे, प्रहार करेंगे, तो यह मेटल का है। ठीक है, और अगर यह भी मेटल का होता तो उसमें झंझनाहट होती, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा आता, आपके हाथों पे झटका महसूस होता। तो हाथों पे झटका महसूस ना होते, हैमर का जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। तो जब हम कहीं पे चोट मारते हैं ना, तो बहुत तेजी से वाइब्रेशन आता, झटका आता है। लेकिन लकड़ी क्या करती है, वाइब्रेशन को, झटके को सहन कर लेती है, जिससे आपको वो झटका और वाइब्रेशन फील नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बनाते हैं। पार्ट्स के नाम देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्से को पिन बोला जाता है, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको फेस बोलते हैं, यह जो हिस्सा जो इन्होंने पूछ रखा है इसको बोला जाता है चिक। क्या बोलते हैं, चिक, जो इसने पूछ रखा था। और आगे जो ये होल बना हुआ जिसमें लकड़ी का हैंडल लगा हुआ उसे आई होल बोला जाता है, आई होल। ठीक है, और इसमें ही आगे हमारा वेज लगा होता है इस हैंडल को फिक्स करने के लिए। आई होल में क्या लगा होता है, वेज लगा होता है। वेज मतलब एक लकड़ी का ऐसे टुकड़ा होता है, इस टाइप से थोड़ा टेपर में कटा होता है, और इस हैंडल में भी ऐसे होल बनाते हैं। तो ये टुकड़ा ऐसे होगा ना, तो आगे वाला हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा, पीछे की चौड़ाई आकर के यहाँ पे फंस जाएगा, जिससे लकड़ी का हैंडल इसमें से निकलेगा नहीं। ये जो चिक होता है, चिक पर ही क्या होता है हमारा, तो चिक पर ही हैमर का वजन लिखा होता है, वजन अंकित किया जाता है किसका, हैमर का, चिक पर। ठीक है, फेस की साइड से ज्यादातर हम लोग प्रहार करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसी का पूछ रखा था कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो चिक कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीच वाला, जैसे ऊपर पिन हो गया, नीचे फेस हो गया, और बीच वाला हिस्सा हमारा चिक हो गया, तो चिक को जो होता है थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है। चिक वाले हिस्से को थोड़ा सॉफ्ट मुलायम रहने देते हैं। ऊपर नीचे जो है इसका ना, उसको हार्ड और टेम्पर कर लेंगे, लेकिन बीच वाले हिस्से को सॉफ्ट रहने देते हैं। इससे फायदा होता है कि जब हैमर द्वारा चोट लगाया जाता है तो वही जो कंपैक्ट, मतलब सॉरी, जो इंपैक्ट आएगा, जो झटका आएगा, तो मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तो उसको सहन कर लेगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम चिक वाले हिस्से को ही सॉफ्ट भी रखते हैं। बाकी दिख रहा होगा पिन कौन सा हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया, आई होल कौन सा हो गया, वहां पे हो गया, फेस कौन सा हो गया, नीचे वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया गया, अल्फा, बीटा, गामा। तो पूछ रहा है जो गामा द्वारा दिखाया गया है यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, यह बीटा हो गया हमारा, और यह हमारा अल्फा हो गया। तो तीन एंगल है। ठीक है, यहाँ पे मैं खींच देता हूं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। एक एंगल यह हो गया बीटा वाला, और यह वाला जो हो गया ये हमारा अल्फा वाला हो गया, और यह वाला जो है यहां से ये बीच वाला, यह कौन सा है, गामा वाला है। तो किसको क्या कहते हैं, तो देखिए जो चीजल है ना, चीजल की मदद से मान लीजिए काट रहे हैं, यहाँ पर एक कोई जॉब है, और जॉब पे चीजल से कटाई की जा रही है, इसका चिप्स इधर ऐसे बाहर निकल के निकलेगा। ठीक है, जब जॉब पे कटाई की जाएगी भाई तो चिप्स ऐसे बाहर निकलेगा। तो इस टाइप से फिगर मान लीजिए कंप्लीट है। तब यहाँ पर जो है जो हमारी चीजल होगी ना, तो ये इसकी जो ऊपरी फेस है, इसका जो ये ऊपरी फेस होता है, और इसकी कटिंग से जॉब के संपर्क में जो एक लंबवत लाइन खींची जाती है, ऊपरी फेस और लंबवत लाइन के बीच ये जो एंगल बन रहा है ना, यह वाला एंगल, यह वाला अल्फा वाला, इसको क्या बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक एंगल। ठीक है, मतलब चीजल जितना झुकाएंगे रेक एंगल का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। चीजल को जितना खड़ा करेंगे रेक एंगल का मान उतना ही घटता जाएगा। भाई खड़ा करेंगे तो एंगल कम होगा, झुकाएंगे तो बड़ा होगा। तो रेक एंगल और ये जो क्लियरेंस एंगल, एक दूसरे के नीचे वाले को क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। तो जितना खड़ा करेंगे चीजल को, यहाँ रेक एंगल कम होगा, रेक एंगल कम होगा तो नीचे वाला बढ़ेगा, मतलब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। जब रेक एंगल का मान आप बढ़ाएंगे, मतलब इसे नीचे झुकाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ क्लियरेंस एंगल का मान कम होगा। तो रेक एंगल बढ़ेगा, क्लियरेंस एंगल कम होगा, रेक एंगल घटेगा तो क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो ये हो गया हमारा रेक एंगल। चीजल के ऊपरी फेस और यहाँ पे इसके कटिंग एज से लंबवत लाइन खींच दी जाए तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वह रेक एंगल होता है, उसी को अल्फा के द्वारा दिखाते हैं। तो यही पूछा भी था
कि भाई अल्फा द्वारा किस कोण को दिखाया गया है, तो वह रेक एंगल को दिखाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या इमेज एंगल है या नहीं कोई एंगल होता है। बाकी कटिंग एंगल है आपका, क्लियरेंस एंगल है। कटिंग एंगल कौन सा है, तो यह जो बीटा है इसी को पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल बोलते हैं, काटने वाला एंगल। सॉरी, क्या बोलते हैं, कटिंग एंगल। क्लियर, तो यह वाला बीटा जो बीच का हो गया, और यह जो नीचे वाला मतलब चीजल के निचले फेस और जॉब संपर्क, जहां पे इसकी कटिंग एज जॉब पे संपर्क कर रही है, तो जो कटिंग एज से जॉब से एक स्पर्श रेखा ऐसे सीधी खींच दी जाए, कटिंग चीजल के कटिंग एज से जॉब के स्पर्श रेखा ऐसे सीधी खींच दी जाए, और चीजल के निचले फेस से इनके बीच में यह जो एंगल बनता है, यही एंगल क्या होता है, यही एंगल हमारा होता है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस का मतलब जिससे कि चीजल नीचे जॉब में रगड़ ना खाए। ठीक है, तो अगर हम इसको ज्यादा झुकाएंगे तो चीजल स्लिप कर जाएगी, तो हम सॉफ्ट मटेरियल को थोड़ा झुका कर रखते हैं, हार्ड के लिए थोड़ा खड़ा करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, तो ज्यादा झुका भी नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा झुका देंगे तो भाई क्या होगा, चीजल अंदर नहीं, ऐसा झुका के ठोकेंगे तो स्लिप कर जाएगी ना। तो क्लियरेंस एंगल हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वह हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, हाँ, सॉफ्ट रहेगा तो थोड़ा झुका करके रखेंगे, हार्ड रहेगा तो थोड़ा खड़ा करके रखेंगे, तो उसी हिसाब से रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो क्लियर हुआ क्लियरेंस एंगल क्या है, रेक एंगल क्या है, और बीच में जो है इसका पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल होता है। एक और होता है जो चीजल है, हमारा चीजल है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो चीजल के सेंटर में लाइन खींची जाती है, चीजल के सेंटर में। तो चीजल का जो सेंटर से लिया जाए और जॉब की सरफेस तक, चीजल के सेंटर से जॉब, तो यह होता है चीजल का झुकाव होता है ना, बाकी चीजल कितना झुकाव रहे हैं, तो इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब छेनी का झुकाव कोण यह होता है ना, इसके सेंटर से लेकर के यहां तक की पूरी सरफेस से लेकर के चीजल के सेंटर तक यह होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, छेनी का झुकाव कोण होता है। तो सारे यहाँ पे एंगल क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा एंगल क्या होता है और उससे क्या डिपेंड है, मतलब किस पे वो डिपेंड करता है, क्या फर्क पड़ता है, कब वो ज्यादा होगा कब कम होगा। हाँ ठीक है, तो आज का क्वेश्चन इतना ही। हाँ, थोड़ा सा लंबी हो जा रही है वीडियो, लेकिन आप लोग से बार बार वही मैं कहूंगा कि भाई अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से देखते हुए सारी चीजें तैयार करते हुए चलिए, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जिससे कि अगर आगे एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह में कुछ भी चेंजेस है तो आपको दिक्कत ना है। बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।